नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी बीपीएससी 69 की। ठीक है, एग्ज़ाम भी बहुत करीब है, इसलिए मैं जल्दी तो आप लोगों का कोर्स करवा रही हूँ और मतलब कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो टाइम नहीं मिल पाता है, जिसके कारण आप लोग को रेगुलरली क्लास लेकर नहीं, फिर भी मैं रोज़ एक ना एक क्लास ज़रूर लेकर आती हूँ। इसके पहले मैं एक साइंस का क्लास दे चुकी हूँ, फिजिक्स का। यह है मेरा दूसरा क्लास, आज समाप्त हो जाएगा फिजिक्स। कल से केमिस्ट्री का क्लास आप लोग को देंगे। ठीक है, तो जितना भी ये क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट है और आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। इसमें से ये बीपीएससी ही नहीं, जितना भी टीचर वाला भी एग्ज़ाम जितना भी है, सारे एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ लेते हैं। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर रखने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है, फलस्वरूप कमरा थोड़ा सा गर्म हो जाता है। ठीक है, अब आ रहा 65 नंबर क्वेश्चन, यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, कुछ देर के लिए हम लोग रेफ्रिजरेटर को दरवाजे अगर खोल दे रहे हैं कमरे में, तो कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्तार से इसको समझ लेते हैं। ठीक है, सॉरी दोस्तों, इसमें दिया ही नहीं इसका विस्तार। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। कौन सा गलत कथन है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। एक्रिलिक के कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 67 नंबर क्वेश्चन, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच दूरी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए विस्तार समझते हैं इसको। जब एक सरल आवर्त तरंग किसी माध्यम से होकर जाती है तो एक विशेष पर्यटन की एक निश्चित दूरी के पश्चात पुनरावृत्ति होती है। इस दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 68 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलता है? तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। जब एक दूसरे में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो क्या होता है? तो आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको विस्तार समझ लेते हैं दोस्तों। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वहीं रहती है, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य तथा वेग बदल जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 69 नंबर क्वेश्चन, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? तो इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे दिया रहता है अवतल लेंस उत्तल लेंस दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको विस्तार समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है पढ़ने में काम आने वाला ग्लास वस्तु दूर दृष्टि दोष को दूर करता है। ठीक है, और दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, परंतु निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता है। इस दोष को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया सकता है। ठीक है, अब आ रहा 70 नंबर क्वेश्चन कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार क्या है? तो ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अवतल लेंस। अवतल लेंस का मतलब इसका तात्पर्य है अवतल लेंस, ये दर्पण का प्रकार है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं इसको विस्तार समझ लेते हैं।
यहाँ पे दिया है कि अवतल दर्पण से व्यक्तियों को अपना प्रतिबिंब अपनों से बड़ा दिखता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 71 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है कितना है? तो 330 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट इसको समझ लेते हैं विस्तार से। ठीक है, ध्वनि की वायु में वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। ध्वनि का जो वेग होता है, वायु में वेग होता है, वो किस पर निर्भर करता है? वेग के माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ध्वनि का वेग वायुमंडलीय परिस्थिति जैसे ताप, आर्द्रता आदि पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब है 72 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश विकिरणों का प्रकृति होती है, क्या होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है 73 नंबर क्वेश्चन, आकाश नीला लगता है क्योंकि? तो क्यों नीला लगता है? तो लघु तरंग और दीर्घ तरंग के अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होते हैं। ठीक है, चलते हैं इसको विस्तार से समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है वायुमंडल अणुओं और परमाणुओं पर प्रकाश पड़ने वाली यह प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्णित कर सकते हैं। इस प्रकीर्ण में बैगनी और नीले वर्ण में प्रकाश सबसे अधिक और घटते क्रम में हरे, पीले, नारंगी, लाल वर्ण की प्रकाश प्रकीर्णित होती है, अतः आकाश नीला प्रतीत होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब है कि रात के समय खुली आकाश में तारों को टिमटिमाने को किससे समझाता है? तो प्रकाश के अपवर्तन को समझाता है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसको समझ लेते हैं। रात के समय खुले आकाशों में तारों का टिमटिमाने के कारण और तारे का प्रकाश पृथ्वी की वायुमंडल पर पहुंचने पर होने वाला अपवर्तन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे दिया है 75 नंबर क्वेश्चन कि पानी का घनत्व अधिकतम कितना है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 सेल्सियस डिग्री पर। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, इसको विस्तार से, पानी का अधिकतम 4 सेल्सियस पर अधिकतम होता है, इसका आयतन न्यूनतम होता है। ठीक है, अब आ रहा 50 नंबर क्वेश्चन कि 50 सेल्सियस मान फ़ारेनहाइट स्केल में बदलते कितना हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 50 का दिया है 122, कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है दोस्तों, लेकिन इसका आंसर बी ही होना चाहिए, ए नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। देखिए इसको कैसे बनाया गया। ठीक है, आप भी बना लीजिएगा। ठीक है, अब 77 नंबर क्वेश्चन, बर्फ का टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर पर तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तो तब क्या होगा? तो जल स्तर नहीं बदलेगा। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 78 नंबर क्वेश्चन, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव है दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसको विस्तार समझ लेते हैं। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति के कारण पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव आणविक आकर्षण का परिणाम है। वर्षा की बूंद पिघली धातु की बूंद आदि सभी गोलीय होती है, क्योंकि इनकी सतह सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल की होना चाहिए और एक निश्चित आयतन के लिए गोलीय आकृति निश्चित सतह का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। ठीक है, अब आ रहे हैं हम 79 नंबर क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा सायनता होती है, किस पे होती है? शहद में होती है। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। चलते हैं इसको विस्तार समझ लेते हैं। जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं वे उतना ही सयान होते हैं। ठीक है, सयान होते हैं। ठीक है, शहद और ग्लिसरीन की सायनता पानी की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, तो सायनता का क्रम है शहद, खून, जल, वायु। ठीक है, अब हम
आ चुके हैं 80 नंबर क्वेश्चन, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है? कैसे आती है? तो चंद्रमा से महासागर में ऊंची जल तरंगे आती है। ठीक है, तो इसको विस्तार समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नजदीक है और उसकी आकर्षक बल के कारण समुद्र की तरंगे ऊपर उठती है और सूर्य के द्वारा लगने वाला आकर्षक बल उतना ही प्रभावित नहीं होता है। अतः सूर्य द्वारा जल तरंगे प्रकाश की चंद्रमा की तुलना में अधिक ऊपर नहीं उठ पाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 81 नंबर क्वेश्चन, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर, मतलब चंद्रमा के ऊपर से हम एक पत्थर ला रहे हैं, अब पृथ्वी पर लाएंगे तो उसका भार क्या होगा? तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों? क्यों पक जाता है? तो उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं इसको विस्तार समझ लेते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण इसमें पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। खुले बर्तनों में जहां पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, वहीं प्रेशर कुकर में पानी के उबलने पर तापमान लगभग 120 सेंटीग्रेड पे हो जाता है। ठीक है, अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों कि सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है सौर ऊर्जा? तो ये सूर्य से प्राप्त होता है सौर ऊर्जा। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। इसको विस्तार समझ लेते हैं। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य के अभ्यंतरण में नाभिकीय संलयन के कारण लगातार विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, अर्थात नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी ऊर्जा का अंतरिक्ष में सब दिशा में विकिरण होता रहता है। पृथ्वी और अन्य सौर ग्रहों को इस ऊर्जा का एक छोटा सा भाग मिलता है। पृथ्वी के लगभग 4.5 गुना 10 की पावर 8 भाग ही ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, किससे होता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 85 नंबर क्वेश्चन, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? कब छोड़ा गया था प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट? कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं इसको विस्तार समझ लेते हैं। प्रथम भारतीय आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा हुआ था। ठीक है, अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ष दीर्घतम होता है तो किस पे होता है? तो प्लूटो पे होता है दोस्तों। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 87 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है तो कितना होता है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग जो होता है वो 3 × 10 की पावर 8 होता है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? लगभग कितना है? मतलब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है दोस्तों? इसका लगभग में 8.5 होगा। ऐसे हम लोग याद करते हैं, 8 मिनट लग जाता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब दे रहा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितना मिनट में पहुंचता है? तो 8 मिनट में पहुंचता है। अगर लगभग बोले तो 8.5 होगा। ठीक है, इसका आंसर। लेकिन अभी जो पूछ रहा है कितने मिनट पहुंचता है, तो 8 मिनट में। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे दिया है ई, इसका आंसर दिया। चलिए विस्तार समझते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे दे रहा है कि नासा की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 499 सेकंड मतलब 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। इधर भी बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसका सी उत्तर सही माना, लेकिन प्रश्न में उपयुक्त में कोई विकल्प नहीं मौजूद नहीं है, अतः विकल्प ई से ज़्यादा सटीक होगा। ठीक है,
अब आ रहा है 90 नंबर क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको विस्तार समझ लें। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध है। ठीक है, बृहस्पति का औसत मान 1,39,822 किलोमीटर है। ठीक है, अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, कौन सा भाषा नहीं है? फास्ट जो है वो, सॉरी यार, कौन सा भाषा नहीं? फास्ट जो है वो कंप्यूटर का भाषा नहीं है, बाकी बेसिक है, कोबाल है, ये सी नंबर है, डी है, लेकिन सी नहीं है। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किसका कहते हैं? टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 93 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो कौन सा? तो जर्मोनियम जो है वो अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है, जर्मोनियम को। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है परमाणु नाभिक के अवयव, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, अवयव जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, परमाणु नाभिक के अवयव। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 95वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये जो है ए गलत है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन, ये गलत है दोस्तों। बाकी जो है वो सब सही है। बी सही है, और सी है, और डी है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। सी नंबर आ रहा है परमाणु संख्या, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं लास्ट वाला, जिसमें दे रहा है समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि प्रयोग होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? कौन सा है? तो सौर ऊर्जा जो है वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है 97 नंबर क्वेश्चन, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पे है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है 98 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित है। इसका मतलब किसका सिद्धांत है? तो अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर का सिद्धांत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती? कौन सी नोबेल गैस नहीं होती? रेडान में नोबेल गैस नहीं होती। बाकी हीलियम में, अगर्ण में, नियान में, सब में नोबेल गैस होती है, लेकिन रेडान में नहीं होती है दोस्तों। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, रेडान नामक अक्रिय गैस वायु में नहीं पाई जाती, अतः अन्य अक्रिय गैस हीलियम, नियान, अगर्ण वायु में पाई जाती है। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन है कि बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर किया जाता है? किसके मापन पर किया जाता है? किसके मापन पर किया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। वाट पर बिजली के खपत का बिल मापन किया जाता है दोस्तों। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 101 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु क्या है? तो यूरेनियम जो है वो सबसे भारी धातु है। ठीक है, इसको विस्तार समझ लेते हैं। यूरेनियम सबसे भारी धातु है, इसकी संख्या 92 है, परमाणु भार 238.08 है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। और इंसॉर 2A कब छोड़ा गया? तो कब छोड़ा गया? 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था दोस्तों। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। आज आप लोगों का क्लास फिजिक्स का
ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसके बाद मैं लेकर आऊँगी जल्द ही केमिस्ट्री का क्लास, घटनाचक्र केमिस्ट्री का क्लास BPSC 69 के लिए, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा क्लास अच्छा लगता होगा, आप लोग पढ़ते होंगे और आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता होगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगे और हेल्प मिले तो आप दूसरे तक भी भेजिएगा ताकि उन लोग को भी हेल्प मिल पाए, ठीक है। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। फिर आएंगे दूसरे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।